ऑपरेंट कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, कंडीशनिंग भी सीखने का एक प्रकार ही होता है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित किया जाता है और अपनी प्रक्रिया के आधार पर इसे दो श्रेणी में रखा जाता है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आज हम नैमित्तिक अनुबंधन के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे। स्किनर ने अपने नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत में व्यवहार के दो प्रकार बताए, ऑपरेंट बिहेवियर और रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर। जो व्यवहार पवलव के प्रयोग में डॉग प्रदर्शित करता है उसे उन्होंने रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर कहा। वो व्यवहार पहले से प्राणी को आता है, वो उसकी प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शंस होता है। जबकि जो व्यवहार नैमित्तिक अनुबंधन में प्राणी दिखाता है वो एमिटेड होता है, उत्सर्जित होता है, वो प्राणी को पहले से नहीं आता बल्कि वह उसे सीखता है। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में ऑपरेंट बिहेवियर कंडीशनिंग की बात करी और उनका जो प्रयोज्य है वो प्रतिक्रियाएं देने के लिए स्वतंत्र होता है और उन प्रतिक्रियाओं में से किसी एक प्रतिक्रिया पर रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन या दंड मिलता है, जिसके आधार पर लर्निंग या कंडीशनिंग होती है। तो ऑपरेंट वेरिएबिलिटी पॉसिबल है। क्या होता है कि नैमित्तिक अनुबंधन की प्रक्रिया में प्राणी तरह तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा होता है और जिस प्रतिक्रिया पर पुनर्बलन मिलता है वो मजबूत हो जाती हैं और यदि पुनर्बलन कंसिस्टेंट है, निरंतर दिया जा रहा है, तो वो बिहेवियर हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि उस पर पनिशमेंट मिल रहा है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो वो व्यवहार वीक हो जाता है और छोड़ दिया जाता है। हाँ, एक बात और है कि ये जो ऑपरेंट वेरिएबिलिटी है, बिहेवियरल वेरिएबिलिटी है, उसको जो प्रयोग करता है वो कई चरों के माध्यम से मैनिपुलेट कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जैसे रीइंफोर्समेंट की मात्रा हो गई या रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स हो गए, या वो ये ही चेंज कर दे कि जिस उद्दीपक पर अभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा था अब उस पर पनिशमेंट मिलने लग जाए तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है। दूसरा जो फैक्टर है जो मैं बताना चाहूँगी वो है लॉ ऑफ एक्विजिशन। स्किनर ने अपने जो कंडीशनिंग की थ्योरी में लॉ ऑफ एक्विजिशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि यदि एक ऑपरेंट मतलब किसी एक ऐसे व्यवहार की जो अकरेंस है हो रही है, कोई प्राणी कोई एक प्रतिक्रिया दे रहा है वातावरण में और उसके बाद यदि किसी प्रकार का पुनर्बलन दिया जाता है तो उस प्रतिक्रिया की जो संभावना है, प्रतिक्रिया की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और इसे ही उन्होंने लॉ ऑफ एक्विजिशन या अर्जिन का नियम कहा। दूसरी जो चीज़ आती है वो है रोल ऑफ ड्राइव। जैसा आपने पवलव के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि कुत्ता व्यवहार तभी करेगा जब वो भूखा होगा, उसी प्रकार से स्किनर का जो रैट है या पिजन जो है वो व्यवहार तभी करता है जबकि भूखा होता है। यानी ये तो हमें पता ही है कि प्राणी की जो एक्टिविटी है उसके पीछे किसी न किसी तरीके की प्रेरणा होनी आवश्यक है। लेकिन स्किनर ने ड्राइव को थोड़ा अलग ढंग से परिभाषित करा है। उनके हिसाब से ड्राइव कोई एक स्टिमुलस या शारीरिक दशा नहीं है, बल्कि जो उनके प्रयोग में जिस तरीके से उन्होंने अंतर्नोद या ड्राइव को परिभाषित किया है उसको वो कहते हैं कि प्राणी कितनी देर से डिप्राइव्ड है या वंचित है। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ हंगर या थर्स्ट है वो उसके व्यवहार को निर्देशित करेगी। यदि प्राणी बहुत देर से भूखा या प्यासा है, जैसे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में भूखा ही रखा जाता है, तो वो उसके लिए ड्राइव का काम करेगी और प्राणी जो है कार्य करने के लिए तत्पर होगा।
एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि जो ड्राइव है वो रेट ऑफ रिस्पांस को तो प्रभावित करती है, यानी प्राणी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए रिस्पॉन्सेस की संख्या बढ़ा देता है, रेट ऑफ अकरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इससे ये बात तय नहीं है कि जो शक्ति है उसकी व्यवहार की, नहीं, जो लर्निंग हो रही है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ड्राइव का जो रोल है वो बिहेवियर को ऑपरेट करने का है, यानी कि बिहेवियर को स्टार्ट करने का है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो स्किनर के प्रयोग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेंट बिहेवियर को किस तरीके से मॉडिफाई करा जा सकता है। और ये जो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो शक्तियाँ हैं, वो कहना चाहिए वो स्टिमुलस हैं जो कि प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये तय किया जाता है कि जो प्रतिक्रियाएं वातावरण में उपलब्ध हैं उसमें से प्राणी कौन सी प्रतिक्रिया का चयन करेगा। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की होने की अकरेंस को बढ़ाता है। मैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशर्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। अभी मैं सिंपली आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जहाँ पर रीइंफोर्समेंट व्यवहार को पुनर्बलित कर रहा है, वहीं पर पनिशमेंट जो है वो व्यवहार को दमित करता है, या प्राणी को जो व्यवहार आता है वो उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में प्राणी को अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और इसी प्रकार से फर्दर स्किनर ने आगे रीइंफोर्सर की दो श्रेणियां बताई, प्राइमरी रीइंफोर्सर, सेकेंडरी रीइंफोर्सर। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स वो रीइंफोर्सर्स होते हैं जो प्राणी की नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स एक्वायर्ड रीइंफोर्सर्स होते हैं, यानी वो प्राइमरी के साथ एसोसिएट होकर प्राइमरी का जो ट्रेट्स है उसको वो अर्जित कर लेते हैं, या सेकेंडरी के थ्रू सेकेंडरी रीइंफोर्सर जो है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे कि मनी। एक और जो फैक्टर जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी था, व्यवहार को परिवर्तित करने में, मॉडिफाई करने में, कंट्रोल करने में शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट वो स्ट्रैटेजी है जो ये डिसाइड करती है कि प्राणी के कौन से व्यवहार को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कब मिलेगा, कितने अंतराल के बाद मिलेगा, उसको डिसाइड करती है। और ये जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है प्राणी के एक्विजिशन, व्यवहार के अर्जन और विलोप दोनों पे प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है स्टिमुलस कंट्रोल। स्टिमुलस कंट्रोल का मतलब है उद्दीपक का नियंत्रण। अब उद्दीपक का नियंत्रण किस प्रकार से होगा? जब ऑपरेंट बिहेवियर उत्सर्जित किया जा रहा है उस समय ये तो तय है कि जब लिवर को दबाएगा उसे फूड मिलेगा, लेकिन अब हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? तो स्किनर ने अपने प्रयोगों में एक जो क्यू है वो ऐड करा, जिसे उन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई का नाम दिया। और डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई या विभेदीकृत जो उद्दीपक वो उद्दीपक है कि जिसकी प्रेजेंस में यदि प्राणी प्रतिक्रिया कर रहा है तो ही उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक चेन सी बन जाती है, 3 टर्म कंटिंजेंसी जिसे उन्होंने बोला। इसमें क्या होता है कि पहले डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस प्रेजेंट हो रहा है, तब रिस्पॉन्स प्राणी दे रहा है, और तभी उसे रिवॉर्ड मिलेगा, या यदि उसको रिस्पॉन्स छुड़वाना है तो पनिशमेंट मिलेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो सीक्वेंस बनती है, प्राणी फिर ये सीख जाता है कि जब डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तभी मुझे रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना, और ये कंडीशनिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस तरीके से जो स्टिमुलस कंट्रोल है उसका व्यवहार, वो क्या प्रतिक्रिया देगा और कब देगा, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में
चूहा लीवर तभी दबाता है जबकि लाइट वो देख लेता है। या इसी प्रकार जब वो बच्चा कैंडी को जब टेबल पे रखा देखता है तो वो उसे पाने की कोशिश करता है। तो ये स्टिमुलस कंट्रोल है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलस कंट्रोल से ही एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण। विभेदीकरण सीधी सी बात ये है कि प्राणी किसी एक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देगा और दूसरे के प्रति नहीं देगा। और कौन से उद्दीपक के प्रति वो प्रतिक्रिया देगा? जिसके साथ डिस्क्रिमिनेटिव क्यू है या जिसके साथ जो नया उद्दीपक प्रस्तुत किया जा रहा है वो है। तो इसमें चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट में तो ये था। और पिजन के साथ उन्होंने क्या किया कि पिजन को जो कबूतर को पैकिंग करना होता, चोंच मारना होता था जो एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जब वो रेड लाइट आने पर पैकिंग करता था तभी फूड मिलता था और ग्रीन लाइट आने पर फूड नहीं मिलता था। तो उसको डिस्क्रिमिनेट करना उसे सीखना था कि रेड लाइट आने पर फूड मिलेगा और जब ग्रीन आएगी तो फूड नहीं मिलेगा। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि वो ग्रीन लाइट पे पैकिंग करना ही बंद कर देता है, यानी चोंच मारना बंद कर देता है। और जब प्रैक्टिकली विभेदीकरण हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है और बहुत यूज़ होता है कि हमें अपना कोई भी व्यवहार कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना। जैसे हम घर पे कंफर्टेबली हाथ से खाना खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में गैदरिंग में ये सभ्य तरीका नहीं माना जाता। तो अब हम किस समय अपना कौन सा व्यवहार दिखाएंगे ये विभेदीकृत करना सीखना पड़ता है, और कौन से संकेतों की उपस्थिति में हमें व्यवहार कैसे शो करना है। इसी तरीके से अब अभी मैं बोल रही थी कि घर पे हम हाथ से खाना खा सकते हैं, लेकिन यदि कोई हमारा फॉर्मल गेस्ट है और हम घर पे हैं तो हम वो हमारे डिस्क्रिमिनेटिव क्यू है कि हमें गेस्ट की प्रेजेंस में प्रॉपरली स्पून से या जो भी मैनर है उस तरीके से खाना खाना है। नेक्स्ट जो फैक्टर आ जाता है वो है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन को जो स्किनर ने शब्द दिया इंडक्शन, और इंडक्शन क्या प्रोसेस थी, वो कहते हैं कि जब दो घटनाओं में आइडेंटिकल एलिमेंट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा सेमनेस होगी, सिमिलैरिटी होगी, उतना ज़्यादा जनरलाइजेशन हो सकेगा। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो उनका प्रयोग था उसमें क्या था कि कबूतर को उस पर चोंच मारने का जो बिहेवियर है उसको रेड एरिया पे चोंच मारना सिखाया गया जब जब रेड लाइट होती थी। लेकिन अब लाइट चेंज होने पर उसका जो पैकिंग बिहेवियर था, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, तो जो पैकिंग बिहेवियर है ऑरेंज और रेड में सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, तो उसने चोंच फिर भी पैकिंग की। लेकिन जब येलो लाइट हो गई, क्योंकि येलो रेड में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो उस पे उसका जो बिहेवियर था वो कंट्रोल था। वो चोंच तो निरंतर मार रहा था क्योंकि उसने ये सीखा था कि लाइट होने पर पैकिंग करनी है, लेकिन वो बिहेवियर कम हो जा रहा था क्योंकि जो सिचुएशन थी, जो स्टिमुलस था, उसको वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा था उतना ज़्यादा जितना रेड और ऑरेंज को कर पा रहा था। स्किनर ने केवल उद्दीपक में ही जनरलाइजेशन की बात नहीं करी। वो ये कहते हैं कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन के साथ साथ रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन भी होता है, यानी हम प्रतिक्रियाओं का भी सामान्यीकरण करते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मिरर ड्राइंग, जिसमें आप एक हाथ से जब मिरर ड्राइंग करना सीख लेते हैं तो वो जो कंडीशनिंग है उसका ट्रांसफ़र जो है वो आपका आप दूसरे हाथ से भी काम कर पाते हैं उस पर होता है। तो स्किनर ने जनरलाइजेशन में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों जनरलाइजेशन की बात करी है। नेक्स्ट फैक्टर आता है एक्सटिंक्शन या विलोप। विलोप से स्किनर का तात्पर्य है कि जबकि जो प्राणी की प्रतिक्रिया है उसके बाद रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे जो रिस्पॉन्स वो दे रहा था वो कम होने लग जाता है और इसे ही एक्सटिंक्शन कहा जाता है।
और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो एक्सटिंक्शन और एक्विजिशन दोनों पर फ़र्क डालता है, प्रभाव डालता है। तो स्किनर ने ये पाया कि जो अलग अलग प्रकार के शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और जो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसमें जो एक्सटिंक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि जो इंटरमिटेंट जिसे हमने जो आपके वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल वगैरह जो शेड्यूल्स थे उसमें जो एक्सटिंक्शन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी मैं पहले बात कर चुकी हूँ, दोबारा आपको बता रही हूँ। शेपिंग एंड चेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये इस थ्योरी का। शेपिंग से तात्पर्य है जिसमें एक जो टारगेट बिहेवियर है उस तक पहुंचने के लिए जो बिहेवियर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है और एक सिस्टमैटिकली मैनर में। ऐसा नहीं होता कि प्राणी जो है तुरंत से वो आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर दिखाने लग जाता है और आप उसको फूड देने लगते हैं, रीइंफोर्समेंट देने लगते हैं, नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर मैनरिज्म होता है जिसे स्किनर ने शेपिंग का नाम दिया। यानी प्राणी उससे मिलता जुलता व्यवहार दिखा रहा है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट बिहेवियर उसका होता है, फिर ग्रेजुअली उसको धीरे 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 टारगेट बिहेवियर तक लाया जाता है। और इसके लिए उन्होंने दो की कंपोनेंट्स की बात करी, पहला डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट और दूसरा सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जो कुछ बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करना है और कुछ को नहीं करना। ये कुछ बिहेवियर जो रीइंफोर्स किए जा रहे हैं कौन से होंगे, जो कि टारगेट बिहेवियर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन बिहेवियर्स को रीइंफोर्समेंट करना है। और जो दूसरे अननेसेसरी जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको रीइंफोर्स नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, यानी धीरे धीरे जो क्राइटेरिया है जो रीइंफोर्समेंट का वो चेंज करता जाना है। रिस्पॉन्स अब जितने ज़्यादा निकट, जैसे अब आपने नेक्स्ट रिस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट देने लगे तो उससे पहले जो रिस्पॉन्स दे रहा था उसको रीइंफोर्समेंट देना छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से प्राणी रिस्पॉन्स देना सीख लेता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है चेनिंग। चेनिंग में ये भी सिखाने का एक ये इस सिक्वेंशियल कंडीशनिंग की एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे आप स्टेयर्स पे चल रहे हैं तो पहली स्टेप पे चढ़ गए, फिर आप दूसरी पे चढ़ेंगे। सिमिलरली इसमें जो स्टेप वाइज आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और प्राणी फिर धीरे धीरे उससे आगे का काम धीरे धीरे सीखता है। जैसे इसमें क्या रहेगा कि आप जब टाइपिंग सीख लेंगे, ABCD पहचान के उंगली चलाना सीख लेंगे, तभी आप टाइपराइटर सीख सकते हैं। और टाइपराइटर पे जब आप काम करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल आप काम करना सीख रहे हैं। और चेनिंग में इसी तरीके से फ्रैक्शंस में आप एक्टिविटीज़ को बांटकर और वन बाय वन आप अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। अब ये हम ये देखेंगे कि स्किनर की थ्योरी की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या में किस तरीके से अप्लाई होती है। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है इस थ्योरी की वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि व्यवहार को परिवर्तित करने में। और ये टेक्निक सिंपली व्यवहार जहाँ जहाँ पे भी मानव व्यवहार है वहाँ वहाँ उसको मॉडिफाई करने के लिए, प्लस थेरेप्यूटिक, यानी कि जो हम मनोचिकित्सा जो करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। मनोचिकित्सा में बिहेवियरल टेक्निक्स का बहुत यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक दो का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहला है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि जो व्यवहार प्राणी से चाहते हैं उस व्यवहार को टोकन दिया जाता है। जैसे आप यदि ये व्यवहार दिखाओगे तो मैं आपको एक कॉइन एक्चुअली पैसा नहीं, मतलब कुछ जैसे किसी भी तरीके का आप टोकन हम इसलिए कह रहे हैं, कोई सिंबॉलिक कोई चीज़ होगी। और फिर आप जैसे 5 टोकन के बदले आप आधा घंटे घूमने जा सकते हो, या 10 टोकन के बदले आप आधा घंटा टीवी देख सकते हो, 50 टोकन के बदले आप
होटल जा सकते हो, लाइक दैट। और इस तरीके से फिर प्राणी को जो बिहेवियर आप करवाना चाहते हैं, टारगेट बिहेवियर, उसको आप अचीव कर लेते हैं। बिहेवियर शेपिंग में क्या होता है कि जैसे शेपिंग की प्रोसेस में हमने देखा, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हुए टारगेट बिहेवियर तक लेके जाते हैं। और इसमें यही रहता है कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट इस तरीके से दिया जाता है कि जो बिहेवियर हमें करवाना है, प्राणी उसके पास 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 जाता जाए और एक समय पर आकर टारगेट बिहेवियर को अप्रोच कर ले। नेक्स्ट, एजुकेशनल एप्लीकेशन में जहाँ तक बात होती है बच्चों को मोटिवेट करने की, या जब बच्चों की कोई परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रूवल, शाबाशी, बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलकर हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो क्लास में अनवांटेड बिहेवियर होता है उसको इग्नोर करके, यानी अवॉइड करके, आप जो उनका बिहेवियर को आप छुड़ा सकते हैं। जब आप ध्यान देते हो तो वो उनके लिए रिवॉर्ड का काम करता है, क्योंकि वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। जब आप ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे जब उन्हें लगेगा मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मेरी तब कोई ध्यान ही नहीं देता एक्टिविटी करने के बाद, वो अपनी जो एक्टिविटी है वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे चाइल्ड बिहेवियर पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जैसे घर पे जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। जो एक एज ग्रुप होते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। एनिमल ट्रेनिंग में बहुत वाइडली स्किनर की जो थ्योरी बहुत पहले से, जबकि स्किनर की थ्योरी अस्तित्व में भी नहीं आई थी, तब से एनिमल ट्रेनिंग में ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं, या जो एथलीट की परफॉर्मेंस, यानी कि जहाँ पर भी किसी प्रकार की परफॉर्मेंस है वहाँ पर हम मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड के जो रीइंफोर्सर्स हम अप्लाई कर सकते हैं और व्यक्ति के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।